चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू मान लो है 6i कैप माइनस 8j कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू है 4i कैप प्लस 3j कैप और बोल रहा है कि देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल पूछ रहा है। ओके, चलिए बताइए क्या होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखो, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे और आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछे ना, तो आप सीधे आंख बंद करके एक ही फॉर्मूला लगा देना, सीधे बिना सोचे समझे एक ही फॉर्मूला लगा देना, डॉट प्रोडक्ट वाला। ठीक है ना? आप सीधे डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, तो आपको एंगल मिल जाएगी, दो वेक्टर के बीच का एंगल मिल जाएगी। आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे और आपसे पूछे कि बताइए दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, तो आप सीधे डॉट प्रोडक्ट लगा देना है वहां पर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है? डॉट प्रोडक्ट बोलता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा हो जाएगा ना। डॉट प्रोडक्ट में क्या बोलता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, देखो यहाँ पर ए क्या है? तो मॉड ऑफ वेक्टर ए है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। बी क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। तो आपको आवश्यकता पड़ेगी किसकी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की। तो हम क्यों ना उसको फाइंड कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को। चलो फाइंड कर लेते हैं। तो यदि मैं बात करूं ना मॉड ऑफ वेक्टर ए की, हम जानते हैं इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो फाइंड कर लेते हैं इसको। ओके, और आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की भी जरूरत पड़ेगी। हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं, चलो उसको तो बाद में फाइंड कर लेंगे। चलो मॉड ऑफ वेक्टर ए को भी फाइंड करते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा बताओ? तो ये रहा वेक्टर ए, तो क्या करना है? बस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना है 6, ये स्क्वायर प्लस का साइन देना है, उसके बाद -8 का स्क्वायर कर देना है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 प्लस 64, ये मिला के हो जाएंगे आपके 100। यहां से आपको मिल जाती है 10। मॉड ऑफ वेक्टर ए आ गई आपकी कितनी? 10। इस तरह से मॉड ऑफ वेक्टर बी की बात करें, वो कितना हो जाएगी? बोलो, वो कितना हो जाएगी? ये रहा वेक्टर बी, इनका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देना है। कर दें 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, यहां पर क्या है? तो 16 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 5 आएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर बी आ गया। अब क्या निकलना है आपको? एंगल बिटवीन वेक्टर। लगाओ डॉट प्रोडक्ट। क्या है डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। ए का वैल्यू कितना है? लिखो आई कैप 6i कैप माइनस 8j कैप। ए का वैल्यू ब्रैकेट बंद करो। बी का वैल्यू कितना है? वेक्टर बी का वैल्यू तो 4i कैप है, 4i कैप प्लस 3j कैप ब्रैकेट बंद। ओके, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ये रहा मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर कितना आया? मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आया? 10 आया ना। ये रहा मॉड ऑफ वेक्टर ए, 10 आया। देखो ए लिखो चाहे मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखो, एक ही बात है, दोनों मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए लिखो चाहे मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखो, दोनों वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? 10 इंटू बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं बताओ? ये रहा बी और ये रहा मॉड ऑफ बी, दोनों एक ही चीज है, दोनों वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। कॉस थीटा को ऐसे छोड़ देते हैं, जिनकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। और ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो सिमिलर को सिमिलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 पहले तो साइन के डिसाइड कर लो, प्लस 6i कैप माइनस 4i कैप, सॉरी प्लस 6i कैप प्लस 4i कैप है ना। तो प्लस साइन तो प्लस का होगा, ठीक है, प्लस का होगा। फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। i इंटू आई कितना होता है? 1 होता है, छोड़ देते हैं। i इंटू आई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, छोड़ देते हैं उसको। ध्यान से सुन लो एक बार फिर से। देखो पहले तुम साइन का डिसाइड करोगे। यह 6i कैप है ना, 6i कैप के पहले कौन सा साइन है? प्लस दिख तो रहा है ना, प्लस दिखना चाहिए, प्लस 11th क्लास में हो 12 में हो दिखना चाहिए। और ये है 4i कैप, इनके पहले कौन सा साइन है? तो प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस
इंटू प्लस, प्लस आ गया, साइन का डिसाइड हो गया, प्लस आ गया। अब आपको 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करिए। फिर आपको क्या करना है, आई कैप इंटू आई कैप। अब जानते हो आई कैप इंटू आई कैप कितना होता है, 1 होता है, इसलिए उसको हम नहीं लिख रहे हैं। अब क्या करना है, 8 जे कैप को 3 जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले साइन का डिसाइड करो। 8 जे कैप के पहले कौन सा साइन है, माइनस, और 3 जे कैप के पहले कौन सा साइन है, तो प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस साइन लगा दो, साइन डिसाइड हो गई। अब मल्टीप्लाई कर दो 8 को 3 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, j इंटू जे 1, डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर का वैल्यू 1, ठीक है, बराबर 10 इंटू 5 50 cos थीटा होता है ना जी। और ये बताओ 6.4 मत पढ़ लेना, 6 इंटू 4 है तो 24 हो जाएगा ना, और ये माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा ना, 24 हो जाएगा, ये भी 24 माइनस 24 बराबर 50 cos थीटा। अब देखो 24 माइनस 20 प्लस 24 माइनस 24 कट जाएंगे, यहां से आप लिख दोगे 50 cos थीटा, ये 50 है, 50 cos थीटा बराबर कितना मिल गई, 0। यहां से cos थीटा बराबर कितना मिल जाएगी, तो 0, cos थीटा बराबर 0 मिल गई। तो cos में थीटा का वैल्यू कितना रखोगे कि आपको 0 वैल्यू मिलेगी, cos में थीटा का वैल्यू कितना रखे कि 0 मिल जाए, तो 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है, थीटा की जगह पर तुमने क्या रख दिया, 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर क्या आ गई, 90 डिग्री। और थीटा क्या है यहाँ पर, इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इस तरह से आप किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जबकि आप जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में देना और आपसे पूछे दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो आप सीधे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर देना, आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल इजीली आप फाइंड कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू है, ये आपको मान लो है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस अल्फा k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, देख लेना, ये परपेंडिकुलर साइन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। आपको दे रखा है कि वेक्टर ए इक्वल टू इतना, वेक्टर बी इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस अल्फा k कैप, और कह रहा है कि यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, इस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करें, चलो फाइंड करते हैं। तो इसको हेल्प करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी डॉट प्रोडक्ट की। इस तरह का भी क्वेश्चन को आप हेल्प सॉल्व करने के लिए किसका यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे। चलो क्या कहा हमने, डॉट प्रोडक्ट को यूज करना है, तो लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी, यहां पर ए बी होगा, ए बी कॉस थीटा होगा ना। ओके, वेक्टर ए का वैल्यू लिखिए, कितना है वेक्टर ए का वैल्यू, देखो ये रहा वेक्टर ए का वैल्यू, तो ये 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ब्रैकेट बंद, डॉट वेक्टर बी कितना है, देखो यहां पर, और बोलो कितना है, बोलो 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस अल्फा k कैप। ओके, बराबर लिखेंगे ए बी कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, थीटा का वैल्यू क्या होगी, बोलो, दिया है क्वेश्चन में, नहीं दे रखा है क्या, दे रखा है ना, दे रखा है, थोड़ा छुपा के दे रखा है, देखो क्या छुपा है,
क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए इज वेक्टर ए इज इतना, वेक्टर बी इज इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी ना। ठीक है, आप इनको सोल्व करो। क्या मैंने बताया, डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर को सिमिलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये रहा 2i कैप और ये रहा 4i कैप, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले साइन को डिसाइड करना, 2i कैप के पहले कौन सा साइन है प्लस, 4i कैप के पहले कौन सा साइन है प्लस, प्लस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएंगे। और उसके बाद करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, i इंटू आई 1 छोड़ देते हैं। अच्छा फिर देखो, अब माइनस साइन हटा दो, मुझे क्या पता माइनस आएगा प्लस आएगा, देखते हैं। ये रहा 4j कैप, इसको मल्टीप्लाई करना है 2j कैप के साथ, 4j कैप के पहले कौन सा साइन है प्लस, 2j कैप के पहले कौन सा साइन है प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, साइन तो डिसाइड हो गया भाई प्लस। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई कर दिए 2 के साथ, j कैप को मल्टीप्लाई करना है j कैप के साथ, और अब जब j कैप को मल्टीप्लाई करेंगे j कैप के साथ तो अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगी वैल्यू, इनको नहीं लिखते हैं। फिर 4k कैप को मल्टीप्लाई करना है अल्फा k कैप के साथ, तो पहले साइन को डिसाइड कर लो। 4k कैप के पहले कौन सा साइन है पॉजिटिव, अल्फा k कैप के पहले कौन सा साइन है नेगेटिव, तब प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस साइन हो जाएंगे। तो साइन तो डिसाइड हो गया, माइनस साइन डिसाइड करना जरूरी है, तो माइनस साइन हो गया। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करोगे अल्फा के साथ, भैया यहाँ पर k कैप का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, तो यहाँ पर k कैप का कोएफिशिएंट क्या है अल्फा है, तो 4 कैप को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा के साथ, अब फिर k कैप को मल्टीप्लाई करेंगे k कैप के साथ, तो k कैप डॉट k कैप कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। यहां पर बताओ a b cos 90 डिग्री का वैल्यू बताएगा कोई, 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाने वाली है। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है ना, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होती है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगी, आ गई 0। ठीक है, तो 2 इंटू 4 8 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 8 16 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप लिखोगे 4 अल्फा इज इक्वल टू 16, यहां से अल्फा, हाँ 4 अल्फा इज इक्वल टू 16, यहां से अल्फा बराबर क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4, अल्फा बराबर कितना आ जाएगी 4। मतलब यदि यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना आ गई 4, अल्फा वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई ना, मतलब इस अल्फा के जगह पर आप क्या लिख सकते हो 4i कैप लिख सकते हो। जैसे ही इस अल्फा के जगह पर आप 4 लिखोगे ना, सॉरी 4k कैप है, तो इस अल्फा के जगह पर जैसे ही तुम 4 रखोगे ना, वैसे ही वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी। यदि अल्फा का वैल्यू 1 रखोगे तो वेक्टर ए या वेक्टर बी एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं होगी। यदि आप अल्फा के वैल्यू 3 रखोगे तो भी नहीं होगी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, 5 रखोगे तो भी नहीं होगी। यदि यहाँ पर इस क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू यदि आप 4 रखेंगे ना, तो दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं, क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर यहां पर लिखते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू ईच other, then find the value of vector A क्रॉस वेक्टर B ब्रैकेट बंद क्रॉस वेक्टर C। आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और कर रहा है कि इफ वेक्टर A वेक्टर B एंड वेक्टर C दोनों
एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों सॉरी तीनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। चलो तो इनके वैल्यू फाइंड करो, फाइंड कर सकते हैं? यस इजीली ऑफ कोर्स। सबसे यहाँ पर तुमको सबसे पहले क्या करनी है समझने के लिए, एक्स वाई और जेड एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से एक्स वाई और जेड एक्सिस एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस, और ये क्या है भाई? जेड एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है ना। मान लो तुम थोड़ी देर के लिए कि ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए, ये जो वाई एक्सिस है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी, और ये जेड एक्सिस है ना, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? तो वेक्टर सी कर रहा है। ठीक है, हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर सी। जिस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ब्रैकेट बंद क्रॉस वेक्टर सी। फाइंड कर सकते हो? यस। देखो क्या होगा, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हम कि लेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना है? वेक्टर पी है। हमें थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया कि भैया लेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर पी। मतलब आपको फाइंड क्या करनी है? वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर सी फाइंड करनी है। थोड़ा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हमने मान लिया कि लेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर पी। तो हमको फाइंड क्या करनी है? वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर सी, ये रहा, इनके जगह वेक्टर पी लिख दिए, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब लगाओ रूल क्रॉस प्रोडक्ट वाला। क्या है फॉर्मूला? पी सी साइन थीटा। यदि मैं इनके मैग्नीट्यूड की बात करूं ना, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर सी की, तो कितना होगा? पी सी साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर सी। ओके, ये बताओ यहां पर वेक्टर पी और वेक्टर सी के बीच का एंगल क्या होगा? वेक्टर पी और वेक्टर सी के बीच का एंगल क्या होगा, बता सकते हो? यस, जब हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था ना, तो वहां पर आपको अच्छे से बताया था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होती है ना, वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो डायरेक्शन होगी ना, वो वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो डायरेक्शन होगी ना, वो उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी प्रेजेंट रहते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी प्रेजेंट है। देखो ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, मतलब ये जो है ना, ये जो प्लेन है, ये जो एरिया है ना, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का प्लेन कहा जाएगा। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो स्पेस है, ये स्पेस कहा जाएगा। ये वाला स्पेस जो है, वो स्पेस है किसका? वेक्टर ए और वेक्टर बी का। ये जो प्लेन है इतना सारा प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? ए बी प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है? ये ए बी प्लेन है। ठीक है, मतलब इसी प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रेजेंट है। तो कौन सा प्लेन हो गया? इतना कौन सा प्लेन हो गया? ए बी प्लेन हो गया। ये वाला ए बी प्लेन हो गया। अब कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगी ना, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। किसके? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा है? तो जेड एक्सिस है। ये रहा जेड एक्सिस। तुम बोलोगे ये है जेड एक्सिस, तो बोर्ड पर इस तरह से कैसे ड्रा करें? आपको जेड एक्सिस ऐसे ड्रा कर सकते? नहीं कर सकते ना, इसलिए हमने जेड एक्सिस को इधर से दर्शाया है। ठीक है, ये रहा जेड एक्सिस, है ना जेड एक्सिस। तो ये कौन सा जेड एक्सिस के अलोंग किसका डायरेक्शन है? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन है। जेड एक्सिस के अलोंग किसका डायरेक्शन है? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन है। और जेड एक्सिस के अलोंग ही वेक्टर सी है। देखो जेड एक्सिस के अलोंग ही वेक्टर सी है, तो जेड एक्सिस के अलोंग दोनों वेक्टर आ गए, एक तो वेक्टर सी भी आ गए और एक वेक्टर पी भी आ गया। जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर सी तो है ही ऑलरेडी पहले से,
और वेक्टर पी भी जेड एक्सिस के लॉन्ग आ गया। कैसे? हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना माना है? वेक्टर पी माना है ना। तो जो डायरेक्शन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की होगी वही डायरेक्शन वेक्टर पी की होगी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन किधर आ गया? जेड एक्सिस के लॉन्ग आ गया ना। और इसी जेड एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर सी भी है, मतलब वेक्टर पी और वेक्टर सी के बीच का एंगल कितना बन गई? 0 डिग्री बन गई भाई, क्योंकि दोनों जेड एक्सिस के लॉन्ग ही है। वेक्टर सी तो जेड एक्सिस के लॉन्ग ऑलरेडी पहले से है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन भी जेड एक्सिस के लॉन्ग ही आ गया, मतलब वेक्टर पी का डायरेक्शन भी जेड एक्सिस के लॉन्ग ही आ गया। मतलब यहाँ पर वेक्टर पी और वेक्टर सी के बीच का जो एंगल होगी ना वो 0 डिग्री होगी। और यदि आपको इसकी डायरेक्शन समझने में प्रॉब्लम आ रही है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जाइए क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेरा वीडियो देखिए, वहां पर आपको अच्छे से हमने डायरेक्शन के बारे में बता रखा है। अब जाइए क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेरा वीडियो देखिए, गारंटी है आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब जाओ तो देखो तो सही, वहां से आपको अच्छे से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन समझ में आने वाली है। जाइए आप देखिए वहां पर। ओके, तो ये डिसाइड हो जाएगी कि वेक्टर ए और वेक्टर पी और वेक्टर सी के बीच का जो एंगल है ना वो 0 डिग्री का है। तो क्या हो जाएगा? पी सी साइन 0 डिग्री हो गई ना, 0 डिग्री। अब बता दो साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होती है? 0 होती है। ऑफ कोर्स क्या बन गई? 0। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ब्रैकेट बंद क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू कितना आ गई? तो 0 आ गई। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रेजेंट in such a way that their resultant is perpendicular का साइन है ये, perpendicular to vector A and the magnitude of the resultant and the magnitude of the resultant is equal to vector A equal to the magnitude of vector A is equal to the magnitude of vector A, magnitude of vector A, then find the magnitude of वेक्टर बी। आपको वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। क्या कर रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी कुछ इस तरह से प्रेजेंट है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा वो तो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। और उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। वो उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो पूछ रहा है बताइए वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड क्या है। एक बार फिर से क्वेश्चन को बता दे रहा हूं, जिसने भी क्वेश्चन को समझ लिया ना, समझ लो उसने क्वेश्चन को आधे सॉल्व कर दिया। जिसने भी क्वेश्चन को समझ लिया, समझ लो उसने क्वेश्चन को आधे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर कुछ इस तरह से प्रेजेंट है कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ना वो तो वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, और उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ना वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो पूछ रहा है कि बताइए वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड क्या होगा। ओके चलिए इसी बात को आपको डायग्राम से समझाते हैं, हम समझ जाएंगे आप अच्छे से। देखो थोड़ा एक बेसिक बातें जान लो। मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ये क्या है? वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी है। ओके, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा? इधर प्रेजेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इधर प्रेजेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट इधर प्रेजेंट हो सकता है क्या?
रिजल्टेंट वेक्टर नहीं हो, प्रेजेंट हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? मुझे कैसे पता नहीं हो सकता है? हमने सोल्व ही नहीं किया, तो मुझे कैसे पता चला गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट नहीं तो इधर हो सकता है, इधर हो ही नहीं सकता है, ना तो इधर हो सकता है ना तो इधर हो सकता है। क्यों क्यों क्यों? जब मैंने आपको बेस वेक्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो वहां पर हमने बताया आपको कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड छोड़ो, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो हमेशा इनके प्लेन में ही प्रेजेंट होगा, इनके प्लेन में ही प्रेजेंट होगा। और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का प्लेन कौन सा है? तो ये वाला प्लेन है, ये जो खाली स्थान है ना, ये जो बाउंडेड है ना प्लेन, ये वाला प्लेन, ये क्या है? ए बी प्लेन है, ए बी प्लेन है, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो इस ए बी प्लेन में ही होगा, मतलब वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच ही होगा। वो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच ही होगा, या तो इधर हो या तो इधर हो या तो इधर हो, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच ही होगा। इतना ध्यान रखना, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो रिजल्टेंट होगा ना, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच ही होगा। अब एकदम बीच में नहीं होगा, वो तो कंडीशन पर निर्भर करता है कि एकदम बीच में होगा कि थोड़ा वेक्टर ए के पास होगा कि थोड़ा वेक्टर बी के पास होगा। लेकिन जब भी होगा एकदम बीच में हो, चाहे थोड़ा वेक्टर ए के पास हो, चाहे वेक्टर थोड़ा सा वेक्टर बी के पास हो, लेकिन जब भी होगा ना, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच ही कहीं पर होगा। वो वेक्टर ए और वेक्टर बी से बाहर नहीं होगा, वो ना तो इधर हो सकता है ना तो इधर हो सकता है ना तो इधर हो सकता है, ठीक है ना। वो जब भी होगा, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ही कहीं पर प्रेजेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इन दोनों का रिजल्ट है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी, कुछ इस तरह से प्रेजेंट है कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं ना, इनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं। किसका? वेक्टर ए और वेक्टर बी का। ये रहा वेक्टर आर, ये क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का रिजल्टेंट है। तुम कहोगे अभी तो हम बोल रहे थे कि इनका रिजल्टेंट हमेशा इनके बीच ही होगा, ये बाहर कैसे हो गया? नहीं होगा ना रिजल्टेंट, बाहर कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये जो वेक्टर बी है ना, वेक्टर बी यहां पर होगा ही नहीं। ये तो तय है ना कि वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये तो तय है, इसको हमने फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब वेक्टर ए बी यहां पर होगा ही नहीं। यदि वेक्टर बी यहां पर होगा, जहां पर हमने बनाया था, तो इसका रिजल्टेंट ए के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। तो यदि ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेक्टर आर जो है वो वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब वेक्टर बी इनके कहीं बाहर है, इनसे कहीं इधर है ना, कहीं भी इधर है, इधर कहीं भी है, लो हमने बना दिया इधर। ये रहा वेक्टर, कहीं ना कहीं वेक्टर बी है। ये क्या है? वेक्टर बी है। ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, ठीक है। तभी पॉसिबल हो पाएगा कि वेक्टर आर जो है ना, वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अब देखो वेक्टर आर ए और बी के बीच में आ गया ना कहीं पर, हमने बोला था ना कि ए और बी के बीच में ही कहीं पर रहेगा, चाहे थोड़ा सा इधर रहे, चाहे थोड़ा सा इधर रहे, चाहे एकदम परपेंडिकुलर रहे, चाहे एकदम बीचों बीच रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ए और बी के बीच ही कहीं पर रहेगा। वो कंडीशन पर निर्भर करता है कि इधर रहेगा कि इधर रहेगा कि इधर रहेगा, लेकिन जहां भी रहेगा ना, ए और बी के बीच ही रहेगा। चलो ए और बी के बीच आ गया ना, हमने वेक्टर बी को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि जब वेक्टर बी को यहाँ पर रख रहा था तो रिजल्ट परपेंडिकुलर नहीं होता, तो हमने वेक्टर बी को शिफ्ट कर दिया इधर। हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को कुछ इस तरह से रखा कि वेक्टर एक इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कि वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर हो गए। ओके चलो, तो वेक्टर आर जो है ना, वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर हो चुका है। ओके, अब क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करना है, थोड़ा सा ट्रिक अपनाना पड़ेगा, जल्दी सोल्व करना है ना। वैसे सोल्व करने जाओगे प्रोसेस से थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाएगी। हम आसानी से एकदम ट्रिक बता रहे हैं, आप आसानी से इजीली एक लाइन में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर, वेक्टर आर और वेक्टर ए के हेड को आपस में मिला देंगे ना, वेक्टर आर और वेक्टर ए के हेड को आपस में मिला देंगे। आप कह सकते हैं, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वेक्टर बी को हमने उठाया और यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। आप वेक्टर बी को उठाओ और यहाँ पर शिफ्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका? वेक्टर बी हो जाएगा। ये थोड़ा सीधी लाइन नहीं बना, सीधी लाइन बनाना है। ये कैसा, कौन सा क्या हो जाएगा? ये वेक्टर बी हो जाएगा। हमने वेक्टर बी को उठाया और यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, हमने वेक्टर बी को उठाया और यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। और आप जानते हो कि एक वेक्टर को एक स्थान से, किसी भी वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट किया जा सकता है, यदि बस उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होने चाहिए।
किसी भी वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट कर सकते हैं, बस उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होने चाहिए। हमने वेक्टर बी को उठाया और यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। चलो सीधी लाइन बना देता हूँ, थोड़ा सा रियल नहीं लग रही है। वेक्टर बी को उठाओ और यहाँ पर शिफ्ट कर दो, सीधी लाइन बन गई। ये क्या हो जाएगी, वेक्टर बी हो जाएगी। तुम बोलो ये इधर वेक्टर बी है, इधर ही है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है विदाउट द चेंज ऑफ एंगल। हमने इसको उठाया, इस वेक्टर बी को उठाया और यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ओके, अब बताओ यहाँ वेक्टर आर वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, ये जो एंगल होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। समझो, यहाँ पर वेक्टर आर जो है वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और आप जानते हैं क्वेश्चन में दे रखा है कि आर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ये जो ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बन गया ना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर आर और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, आपस में इक्वल है। ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है, इक्वल है। मुझे कैसे पता चला, क्वेश्चन में को बोल रहा है कि जो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है ना, वो उस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है। तो यदि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है और ये है 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बताओ भैया, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये वाला कितना एंगल हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा ना। यदि ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, कैसे पता चला, क्वेश्चन में दे रखा है कि आर का मैग्नीट्यूड वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है ना, इक्वल। और यदि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री होगा। ये वाला एंगल भी 45 होगा और ये वाला एंगल भी 45 होगा। अपनी काम हो गई, बस लगाओ cos थीटा बराबर cos 45 डिग्री, ये रहा cos 45 डिग्री। इस एंगल से आपको कोई काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूज करेगा, समझने के लिए था। तो लगाओ cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री बराबर बेस अपन में हाइपोटेनियस, बेस अपन में हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, ए है, हाइपोटेनियस कितना है, मॉड ऑफ बी है, बेस कितना है, तो मॉड ऑफ ए है, हाइपोटेनियस कितना है, तो मॉड ऑफ बी है। ठीक है, cos 45 डिग्री का वैल्यू कोई बता सकता है क्या, 1/√2 इज इक्वल टू ए बाई बी। यहां से बी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से बी बराबर क्या हो जाएगा, √2a। यही आपका आंसर होगा। आपको क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, ये रहा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √2a। ये बिल्कुल आसान शॉर्ट ट्रिक है, आपको ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो एक बार समझने का प्रयास करना, जैसे समझ लोगे ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो हमारी मॉड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू आ चुकी। ये क्या है ना, बी के ऊपर एरो नहीं दिया हुआ है ना, मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना आ गया, √2a। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल with x axis x, y and z axis. If vector A makes equal angle with x, y and z axis, then find the component of vector A। आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि वेक्टर ए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रही है, तो बताइए वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या होगा अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। चलो ठीक है, इसके लिए तुम क्या करो ना, सबसे पहले एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये रहा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, मान लो ये है वेक्टर ए,
हमने मान लिया ये क्या है, वेक्टर ए है। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि वेक्टर ए जो है ना वो तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि हमने मान लिया कि वेक्टर ए जो है ना एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। वेक्टर ए जो है वो वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है। वेक्टर ए जो है वो जेड एक्सिस के साथ वेक्टर ए जो है वो जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। हमने एज्यूम कर लिया कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। हमने एज्यूम कर लिया कि वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है। हमने एज्यूम कर लिया कि वेक्टर ए जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। इतना हमने एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, याद कीजिए जब हमने 2-3 लेक्चर पहले कोसाइन ला पढ़ा था, जब नहीं सॉरी कोसाइन ला नहीं डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा था, 3-4 लेक्चर पढ़े होगा। तो जब हमने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा था ना तो अब हमने क्या पढ़ा था कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू होता है 1। ये कहां पर हमने पढ़ा था, डायरेक्शन कोसाइन में पढ़ा था हमने, आज से 3-4 लेक्चर पहले। तो वहां पर हमने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइन में कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, होता है 1। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, मतलब अल्फा बीटा और गामा आपस में क्या है, बराबर हैं। कैसे पता चला, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। यदि वेक्टर ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ओके, तो यदि ऐसा है तो हम क्या करेंगे ना, तो सारे को अल्फा में चेंज कर देंगे, या तो बीटा में या तो गामा में, किसी एक में चेंज कर दे रहे हैं। हम अल्फा में चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, सॉरी cos स्क्वायर अल्फा, बीटा को अल्फा लिख सकता है ना, बीटा को अल्फा लिख सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है, अल्फा इक्वल टू बीटा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर गामा, इसको भी cos स्क्वायर अल्फा बना देंगे क्योंकि अल्फा बीटा बराबर गामा। तो यहाँ पर गामा की जगह पर क्या लिख दिया, अल्फा लिख दिया हमने। तो हमने तीनों को अल्फा में चेंज कर दिया। आप चाहो तो तीनों को बीटा में चेंज कर दो या तीनों को गामा में चेंज कर दो, आपकी मर्जी। हमने तीनों को अल्फा में चेंज कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। यहां से हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। यहां से cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, यहां से cos अल्फा बराबर आ जाएगा कितना, 1/√3। cos अल्फा बराबर कितनी आ गई, 1/√3। ठीक है, तो cos अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई 1/√3। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। तो हमारी cos अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, cos अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, 1/√3। और क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, मतलब जो cos अल्फा की वैल्यू होगी वही cos बीटा की वैल्यू होगी, वही cos गामा की वैल्यू होगी। तो मतलब यदि cos अल्फा बराबर 1/√3 है तो cos बीटा बराबर भी क्या हो जाएगी, 1/√3 होगी ना, 1/√3 है, ये क्या है √3 है। और cos गामा बराबर भी क्या हो जाएगा, cos गामा बराबर भी 1/√3 ही होगा। यदि cos अल्फा का वैल्यू 1/√3 आया और क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, मतलब cos बीटा की वैल्यू 1/√3 होने वाली है और cos गामा की वैल्यू भी 1/√3 होने वाली है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इसका मतलब cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा। हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा लिख सकता है। तो उस हिसाब से यदि cos अल्फा का वैल्यू 1/√3 आया तो cos बीटा का भी वैल्यू 1/√3 होगा, cos गामा का भी वैल्यू 1/√3 होगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, कंपोनेंट निकालना है अब वेक्टर ए। तो देखो कंपोनेंट निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाती है ना, जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उस एक्सिस पर cos कंपोनेंट होगा। इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट होगा, cos कंपोनेंट होगा। तो वो हो जाएगा x इक्वल टू a cos अल्फा। वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ
एंगल बनाती है उस एक्सिस पर उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट होता है। ठीक है, और ये बात जब हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाया था ना, जब हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाया था तो वहां पर अच्छे से बताया था कि कंपोनेंट किस तरह से ड्रॉ की जाती है। आज अभी के लिए की कॉन्सेप्ट यही सीख लो, कंपोनेंट ड्रॉ करने का की कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी वेक्टर की जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाती है ना, उस एक्सिस पर उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट होता है। यदि वेक्टर ए यदि वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, इसका मतलब वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ना, वो कॉस कंपोनेंट होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू ए कॉस अल्फा, जहां x क्या है, तो x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, x क्या है, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और अल्फा तो पता ही है। उसके बाद यदि बात करें हम कि वेक्टर ए का y एक्सिस साथ कौन सा कंपोनेंट होगा, वेक्टर ए का y एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा, तो होगा ay इक्वल टू ए कॉस बीटा हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो वेक्टर ए है y एक्सिस के साथ भी बीटा एंगल बना रही है। तो इस वेक्टर ए का y एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट होगी ना, वो होगा y इक्वल टू ए कॉस बीटा, जहां पर ay क्या है, तो y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है। ay क्या है, तो y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और a क्या है, a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और देखो यहां से ये भी तो देख लो, रुक जाओ इसको सोल्व कर लो। a cos अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/√3। cos अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/√3। तो यहां से लिख देंगे ना √3। तो x का वैल्यू कितना है, a/√3। x का वैल्यू कितना है, a/√3 आया। इस तरह से ay क्या है, तो y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा y एक्सिस। इस वेक्टर ए का y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, a cos बीटा। ay बराबर क्या हो जाएगा, a cos बीटा, जहां पर ay क्या है, तो वेक्टर ए का y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है। ठीक है, a क्या है, a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। cos बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। देखो cos बीटा का वैल्यू 1/√3, ये भी आ जाएगा कितना, a/√3। इसी तरह से सिमिलरली वेक्टर ए का z एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा, क्योंकि वेक्टर ए z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है, इसलिए वेक्टर ए का z एक्सिस के साथ भी cos कंपोनेंट ही होगा, और वो होगा az इक्वल टू a cos गामा हो जाएगा ना, az इक्वल टू a cos गामा, और cos गामा का वैल्यू कितना है, 1/√3 है। तो यहां से भी मिल गई आपको az इक्वल टू a अपॉन में √3। az बराबर क्या मिल गई, ये देखो az है, az बढ़िया से लिख दे रहा है, ये है az बराबर क्या है, 2 के जैसा लगने लगा यार, इसको az बना दो। az बराबर क्या आ गया, a अपॉन में √3। ठीक है ना, az बराबर क्या हुआ, a cos गामा, क्योंकि वेक्टर a z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है, और कोई भी वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, उस एक्सिस पर उस वेक्टर का cos कंपोनेंट आता है, इसलिए वेक्टर a का z एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा az इक्वल टू a cos गामा बराबर 1/√3। तो cos गामा का वैल्यू रखेंगे तो हमको मिल जाएगी az इक्वल टू a अपॉन में √3। ठीक है, यहाँ पर az क्या है, तो वेक्टर a का z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है। तो आपका आंसर आ क्या, x का वैल्यू a/√3, ay का वैल्यू a/√3, और az का भी वैल्यू a/√3 है। ठीक है ना, तो आप इस वेक्टर ए का तीनों एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ड्रा कर लिया, आपने वेक्टर ए का तीनों एक्सिस के साथ कंपोनेंट को फाइंड कर लिया, और वो कितना आया, a/√3 आया। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चन इन द चैप्टर वेक्टर, ये वेक्टर चैप्टर का कुछ क्वेश्चन थे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप क्वेश्चन का अभ्यास करते रहिए, क्योंकि जीत उसकी नहीं होती है जो खूब पढ़ते हैं, जीत उसकी होती है जो खूब अभ्यास करते हैं। ध्यान रहे, जीत उसकी नहीं जो खूब पढ़ते हैं, जीत उसकी होती है जो खूब अभ्यास करते हैं। तो आप अभ्यास करते रहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट।